अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इजिप्ट, जिनको हम आम अल्फाज में मिस्र भी कहते हैं, इस मुल्क में तकरीबन 138 पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स 4500 साल पहले बनाए गए थे। 4500 सालों में जितने अर्थक्वेक्स आए हैं और तूफ़ान आए हैं, ये पिरामिड्स उनका आसानी मुकाबला कर रहे हैं और मजाल है कि ये पिरामिड्स इधर से उधर हुए। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा या पिरामिड ऑफ कोफू है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसकी बेस एरिया 13 एकड़ तक फैला हुआ है, जो 9 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर बनता है। पिरामिड में तकरीबन 23 लाख टन पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और हर पत्थर का वजन 2 टन से 50 टन तक के हैं। टोटल इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। अब सोचने की बात यह है कि मिस्र वालों ने ये पिरामिड क्यों बनाए? इजिप्शियन का इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? वो इतने भारी पत्थर जो 2 टन से 50 टन तक के हैं, उनको कैसे बराबर जोड़ा गया और कैसे स्क्वायर शेप में काटा गया? ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री में कई और मिस्ट्रीज शामिल हैं। कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया और इनको इस तरह से सेट किया कि 51.5 के एंगल पे ये सेट हो गए? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। साइंसदान अब तक इस तलाश में हैं कि बगैर किसी कंपास के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पोल कैसे सेट किए गए पिरामिड के। उस दौर में ना तो कंपास थी और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पोलर स्टार्स की मदद से ये पोल सेट किए गए होंगे। इसका आर्किटेक्चर सेट होने के बाद, इसका लेआउट डिज़ाइन होने के बाद, जिस ज़मीन पे पिरामिड को बनाया गया है वो इतनी ज़्यादा सीधी कैसे? जबकि उस दौर में ना कोई लेज़र इक्विपमेंट था, ना ही बबल एयर इक्विपमेंट था। उस दौर में बगैर किसी इक्विपमेंट के कैसे इसको इतना सीधा किया गया? एक्सपर्ट्स का इस मामले में मानना ये है कि उस दौर में पानी के लेवल की मदद से ज़मीन को सीधा किया गया होगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे वो ज़मीन को सीधा कर सकें। ज़मीन को सीधा करने के बाद जो पत्थर इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो इतने बड़े हैं कि उनको काटना इंतहाई मुश्किल है। आजकल के दौर में भी अगर हम उन पत्थरों को काटें तो हमें बड़ी बड़ी मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस दौर में 4500 साल पहले कैसे उन्होंने ये पत्थर काटे होंगे? एक ही इंस्ट्रूमेंट हमें मिलता है जिसको हम छेनी कहते हैं। छेनी की मदद से उन्होंने ये पत्थर काटे होंगे और वो छेनी ज़रूर कॉपर या आर्सेनिक की होगी। इसके अलावा कोई और तरीका नज़र नहीं आता साइंसदानों को जिससे उन्होंने ये पत्थर काटे होंगे और उनको एग्जैक्टली इंच बाय इंच साथ सेट किया हो। अब हैरानकुन बात और देखने वाली बात ये है कि पत्थर जो लाइमस्टोन के थे ये टोरा के शहर में काटे जा रहे थे, जो कि गीज़ा से 250 किलोमीटर के फासले पर। आज के इस दौर में भी अगर हमने इतनी ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्टेशन करनी हो तो हमें किसी हैवी मशीनरी या हैवी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस दौर में ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया था और ना कोई और चीज़। तो कैसे वो टोरा से गीज़ा तक के पत्थर को लेके आए जो कि 2 से 50 टन के थे? कहा जाता है कि टोरा और गीज़ा के दरमियान एक रिवर है, उस दरिया की मदद से ये लाए होंगे, लेकिन इतने भारी पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग कैसे की होगी? तकरीबन एक पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग करने में 500 मजदूर लगे होंगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि पत्थर गीज़ा से टोरा तक लाए। ज़मीन की सतह सीधी भी हो गई, पिरामिड का नक्शा बन भी गया, पत्थर की कटाई भी हो गई और पत्थर को टोरा से गीज़ा ले भी। अगला उनके लिए चैलेंज और हमारे लिए आज के दौर की मिस्ट्री जो साइंसदान अब तक सुलझा रहे हैं वो ये है कि उन पत्थरों को 480 फीट तक कैसे ले जाएगा। इन पत्थरों को 480 फीट तक ले जाने के लिए साइंटिस्ट 2 तरीके बताते हैं। एक, या तो उन्होंने जिगजैग पाथ बनाया होगा या उन्होंने स्पाइरल रूट बनाया होगा। इसके अलावा कोई भी आज के दौर में भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो इन पत्थरों को इतनी ऊपर तक ले जाए, वो भी इतने भारी पत्थर। सोचने की बात यह है कि कैसे इन पत्थरों को वो ऊपर लेके गए होंगे, जबकि एक पत्थर इतना भारी है कि कई 100 मजदूर उसको ऊपर लेके जाने में लगे होंगे। इन पिरामिड्स के अंदर कई रास्ते बनाए गए हैं जिनके अंदर कई ममीज की कब्रें बनाई गई हैं।
یہ راستے کیسے انہوں نے بنائے اور کیسے ان قبروں کو سیٹ کیا، آج تک بات سائنسدانوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے وہ راستے بنے اور وہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں کہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ بات آج تک سائنسدان سلجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پیرامڈ کے باہر جو پتھر لگا ہے وہ لائم سٹون کا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک گرینائٹ کا کافن بھی موجود ہے۔ گرینائٹ دنیا کا سیکنڈ ہارڈسٹ پتھر ہے، تو کیسے اس دور میں گرینائٹ کے کافن کو بنایا گیا اور کیسے گرینائٹ کے کافن کو اندر لے کے جایا گیا؟ اس سے بڑی بات یہ ہے، اس سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ گرینائٹ ان کے پاس آیا کہاں سے وہ گرینائٹ لے کے اور کہاں سے وہ کافن کو اندر لے کے۔ یہ ساری مسٹری سائنسدان اب تک سلجھا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسٹری اب تک سالو نہیں ہو پائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔